हेलो फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोडिंग वाले क्वेश्चन है वो मैं करवाऊं। एंड जो मॉक टेस्ट 4 था, फुल मॉक टेस्ट 4, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था। 33 नंबर का क्वेश्चन था, ये वाला जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो वहाँ पे कई बच्चों ने कमेंट किया कि इसमें जो आंसर है वो होना चाहिए 5-10, और कई ने किया 5-5। ठीक है, बट मैंने आंसर बताया था आपको 10-10। तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगा आपको कि इसका आंसर 10-10 कैसे आया, और मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। और इसी तरह के काफ़ी सारे जो है आज प्रोग्राम मैं आपको कराऊंगा। तो इससे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सी भाषा की है वो सुधरेगी, और आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में। सो स्टार्ट करते हैं इस कोडिंग से, इस कोड से। सो आपको दे रखा है यहाँ पे। तो कोड स्टार्ट हो रहा है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर कोनाया डॉट एच, फिर वॉइड मेन। फिर यहाँ पे जो है इनिशलाइज कर रखा है आई और जे की वैल्यूज़ को। तो आई के अंदर 0 आ गया, ठीक है, और जे के अंदर भी 0 आ गया। यहाँ पे इनिशलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको वाइल लूप दे रखा है। तो लूप कब तक एग्जीक्यूट होता है? जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो वाइल में क्या दे रखा है? आई इज लेस देन 5 और कॉमा जे इज लेस देन 10। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कंफ्यूज हो रहे हो कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। बेसिकली इसका एग्जीक्यूशन आपको पता होना चाहिए। जब कॉमा लग के दो कंडीशन आ जाती है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अगर आप ये देखेंगे, आई जो है सबसे पहले कंडीशन क्या बनेगी? 0 इज लेस देन 5, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 इज लेस देन 10। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, दोनों ट्रू है। लूप के अंदर आएगा आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 1, और जे प्लस प्लस यानी जे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। ये जो प्लस प्लस होता है इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या होता है मैं ये भी समझाते हुए चलता हूँ आपको। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये बोलते हैं हम प्लस प्लस को। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया ये। तो यहाँ पे इसका मतलब प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, 1-1 आ गई। जब ये लूप 4 तक पहुँचेगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 5-5 हो चुकी होगी। ठीक है, और जे की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब जैसे ही ये 5 पे आएगा तो आप लोगों को लगा कि ये ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन देखो, जब भी दो कंडीशन और कोमा लगा हुआ हो, इसका मतलब है जो राइट मोस्ट कंडीशन होगी ना, केवल वो ही उसी मतलब उसी की प्रेफरेंस रहेगी। वो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ही लूप ब्रेक होगा, नहीं तो चलता रहेगा। दूसरी भाषा में मैं कहूँ, कंपाइलर इसको देखेगा जरूर कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो इसको एग्जीक्यूट भी करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन यहाँ से हट भी जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो जब कंपाइलर इसको देखेगा कॉमा के बाद जे इज लेस देन 10, जब यहाँ पे जे की वैल्यू 10 होगी ओनली तभी कंपाइलर इस लूप को ब्रेक करेगा और तभी ये प्रिंट कराएगा। और जे की वैल्यू 10 होने से पहले आई की वैल्यू भी 10 हो चुकी होगी, और आपकी जे की वैल्यू भी 10 हो चुकी होगी, और यहाँ पे 10-10 प्रिंट हो जाएगा। अब ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ एक ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू। तो ये हम आते हैं कंपाइलर पे। तो ये आपको दिख रहा है ऑनलाइन कंपाइलर। इसमें देखो मैंने ये पूरा का पूरा कोड ऑलरेडी जो है पेस्ट कर रखा है। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इस कोड को रन करना है। जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख गई 10-10। ठीक है, सेम कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर यहाँ पे आई की वैल्यू मैं कुछ भी कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 25 कर दी, 25 कर दी, तो क्या आउटपुट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस आई से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। सब कुछ फ़र्क पड़ता है जे से। लेकिन अगर मैं जे की वैल्यू 10 की जगह 20 कर दूं तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, और वो आपके सामने है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आई वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव कर दूं तो कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो कोड पे फ़र्क पड़ रहा था वो राइट हैंड साइड वाला जो आपकी कंडीशन है उससे फ़र्क पड़ रहा था। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 10.10 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का ये कोड था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वापस हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है आपको समझाने के लिए, अब आप इससे आइडिया लगा लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन कैर सी एच इफ सी एच इक्वल टू प्रिंट एफ, प्रिंट कर दो इट मैटर्स, एल्स प्रिंट कर दो इट डजेंट मैटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके कंसेप्ट अच्छे से समझे ना तो ही आप इस प्रश्न को कर सकते हो, अन्यथा ये प्रश्न आपसे नहीं होगा दोस्तों। देखो इसमें क्या इसमें एक लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या है, अगर प्रिंटएफ को मैं किसी वेरिएबल प्रिंटएफ की वैल्यू मैं किसी वेरिएबल के अंदर पास कर रहा हूं, तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या जाएगी। अगर मैंने लिख दिया आई बराबर प्रिंटएफ और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिए, तो इस आई के अंदर क्या वैल्यू जानी चाहिए। तो यहाँ पे आई के अंदर दोस्तों वैल्यू जाती है जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं प्रिंटएफ के स्टेटमेंट के अंदर। जैसे प्रिंटएफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना हो गया 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर यहाँ पे प्रिंटएफ मेरा नाम होता, अगर यहाँ पे सपोज मैं लिख दूँ प्रिंटएफ केशव, ठीक है, अगर ये होता तो इसके अंदर आपको पता है आई की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाती 6 हो जाती। सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे प्रिंटएफ के अंदर आप देख सकते हो कितनी है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो सी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब आपको एक चीज पता है, अगर इफ के अंदर नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, इफ के अंदर नॉन जीरो वैल्यू है तो उस कंडीशन को हम मानते हैं ट्रू, और अगर इफ के अंदर 0 है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम मानते हैं फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलेगी जीरो वैल्यू, जीरो का मतलब हो जाएगा एल्स पे चलेगा, मतलब ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा यहाँ पे जो है आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स वाले में क्या लिखा हुआ है, इट डजंट मैटर्स, तो यहाँ पे इट डजंट मैटर्स, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पहले वाले में आपका राइट आंसर क्या था 10 10, याद रखिएगा, 2 मैं आपको करा चुका हूँ। अब थर्ड पे चलते हैं, और मैं ये सारे आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा, एक बार मैं पूरा आपको करा दूँ, उसके बाद फाइनल में मैं सारे एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से आउटपुट पता चल जाए क्या आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, हेडर फाइल हो गई। इसके बाद इंट मेन में है, मेन फंक्शन में इंट एक्स है, ये एक्स को डिक्लेयर कर दिया हमने, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मैंने इसको। इसके बाद इसको इनिशलाइज कर दिया गया एक्स इक्वल टू -1 से, और लूप चला 10 तक, और इसको पोस्ट इंक्रीमेंट जो है उससे इसको इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को। तो इसके बाद हम देखते हैं, ओके, देखो कंटिन्यू जब भी आए ना तो एक चीज ध्यान रखना, जब तक कंटिन्यू रहेगा वो हमेशा कंटिन्यू क्या करता है, जो कंटिन्यू के नीचे वाला पार्ट होता है उसको स्किप कर देता है, और अगर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है तो उसको इंक्रीज करता है, मतलब लूप को आगे बढ़ाता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है -1 है, और यहाँ पे ये आएगी, अंदर आएगा इसके अंदर, लूप के अंदर देखेगा इफ x इज इक्वल टू x इज लेस देन 5, बिल्कुल सही बात है, -1 क्या है 5 से तो छोटा है, मतलब 5 बड़ा है -1 से, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू पे जाएगा। अब कंटिन्यू क्या करेगा, इसको डायरेक्टली x++ पे सेंड कर देगा, मतलब सीधा इसको इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। इसके बाद ये <5, फिर 1 <5, फिर इस तरह चलते चलते जब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी क्या 5 <5, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये कंटिन्यू यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगी कंडीशन, एल्स पे आ जाएगी, ठीक है, एल्स पे आ जाएगी। जब वैल्यू 5 हो जाएगी आई की, सॉरी एक्स की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो ये कंडीशन एल्स में चली जाएगी। अब एल्स में क्या लिखा हुआ है, ब्रेक, और आपको पता है ब्रेक का मतलब होता है उस पूरे ब्लॉक से बाहर निकल जाना। तो जैसे ही ब्रेक पे आएगा ये इस पूरे ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा, मतलब सीधा रिटर्न 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये कभी भी ये स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये जो लूप है इसका रिजल्ट क्या होगा, ये प्रिंटएफ है इसको कितनी बार प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे इसको 0 बार प्रिंट करेगा, क्योंकि कभी भी जो है ब्रेक जो है इसको कभी प्रिंट होने नहीं देगा। हाँ, अगर सपोज ये प्रिंट जो है यहाँ इस पूरे ब्लॉक के बाहर होता तो ये एक बार जरूर प्रिंट होता, ठीक है, अगर इसके बाहर होता तो एक बार जरूर प्रिंट होता, लेकिन चूंकि ब्रेक इस पे कभी भी जाने ही नहीं देगा, मतलब इस पे तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो ये इसका स्कोप से ही बाहर है, ब्रेक सीधा इसको इस ब्लॉक के बाहर निकाल देगा,
तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट कभी भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन इंट आई बराबर 0 फॉर। अब देखो आप इस तरह भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, बाकी आप इंट आई करके फिर यहाँ पे आई बराबर 0, फिर आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों सही है। यहाँ पे इन्होंने आई को बाहर यहीं पे कर दिया इनिशलाइज, और फिर उसके बाद आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस वाली कंडीशन यहाँ पे डाल दी, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन दिख ही रहा होगा, तो ये भी सही है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, देखना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको बहुत सोच समझ के करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपके अगर कंसेप्ट और लॉजिक ठीक होंगे तो ही आप कर पाओगे, वरना ये नहीं होंगे। तो देखो इस पूरे लूप को आप समझो अच्छे से। इसमें क्या हो रहा है, आई 0 है, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस है। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, फिर मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ, देखो 4 आई इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यह लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप 6 बार चलेगा, ठीक है, ये लूप 6 बार चलेगा। अब आप देखो यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, अगर कोई लूप है उसके आगे सेमीकोलन लग गया ना, इसका मतलब ये लूप बार बार एग्जीक्यूट तब तक होता रहेगा जब तक ये लूप फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो फॉर लूप अपने आप ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर देखो दो चीज़ें हैं, अगर ये कैसे लिखा हुआ है 4 आई इज लेस देन इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर ये ऐसे होता डायरेक्टली फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट होता, %d आई होता, और यहाँ पे देखो सेमीकोलन का बहुत महत्व होता है सी में। सेमीकोलन मैंने प्रिंटफ के आगे लगाया है, ठीक है, अगर नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी। वैसे भी आपको एक चीज़ तो पता होगी, जो भी लूप होते हैं उनका स्कोप हमेशा एक स्टेटमेंट तक होता है, ठीक है। मतलब इस लूप का स्कोप कहाँ तक है, इस प्रिंटफ तक है। इस फॉर लूप का अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा रहा तो इसका जो स्कोप है वो प्रिंट तक जाएगा, लेकिन अगर मैंने यहीं पे सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब है ये फॉर लूप समाप्त हो गया यहीं पे, बस इसका मतलब है ये फॉर लूप यहीं पे समाप्त हो गया, और यहीं पे समाप्त हो गया मतलब कोई भी कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा ये। इसका मतलब ये लूप बढ़ता ही जाएगा, और आई की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो ये लूप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और प्रिंट क्या हो जाएगा, आई के अंदर 6 प्रिंट हो जाएगा। मैं वापस समझा देता हूँ, अगर किसी फॉर लूप को या किसी भी लूप को आप सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर देते हो, तो वो लूप जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस फॉल्स के बाद उस लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर आपका इससे बाहर निकल जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पे आई बराबर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही ये 4 से निकल के सीधा प्रिंटफ पे आएगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू 6 प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन फंक्शन है। इंट की वैल्यू मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ, ये है ए, और ए के अंदर वैल्यू क्या है 500, बी के अंदर आपकी वैल्यू है 100, ठीक है, और सी की वैल्यू यहाँ पे हमें लिखनी है। अभी मैं इसको सी लिख देता हूँ ओनली, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए 500, बी 100 और सी इन्होंने जो कर दिया डिक्लेयर कर दिया। देखो यहाँ पे है नॉट ऑपरेटर, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, ये एक टर्म आती है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मतलब कि कौन सा जो ऑपरेटर है आपका, ऑपरेटर्स जो होते हैं ना वो कब एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें प्रेसिडेंस होती है, कि प्रेसिडेंस मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, इसमें कौन सा ऑपरेटर कब एग्जीक्यूट होगा उसकी पूरी एक टेबल बनी होती है। मैं आपको टेलीग्राम पे वो सेंड कर दूंगा, उसको आप देख लेना, उससे आपको आइडिया लगेगा कि नॉट की जो है, इसको देसी भाषा में बोलो किसकी औकात ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर आपका ये वाला पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखोगे ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जो है प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है बजाय नॉट के। तो यहाँ पे आपका पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो नॉट वाला पार्ट आपको नहीं देखना। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है,
ए की वैल्यू है 500, तो 500 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन नॉट क्या करता है, जो भी ट्रू होता है उसको फॉल्स बना देता है, ठीक है। तो नॉट का मतलब होता है जो भी चीज़ आए उसका उल्टा कर दो। तो यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स बना देगा, अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो उसको ट्रू बना देता। तो यहाँ पे इसने फॉल्स बना दिया, फॉल्स बना दिया। इसका मतलब मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, सेमीकोलन कहाँ लगा हुआ है वहां तक उसका स्कोप होता है किसी भी लूप का। अब ये इफ कंडीशन है, किसी भी कंडीशन है लूप का स्कोप कहाँ तक होता है, जहाँ सेमीकोलन होता है। अब सेमीकोलन कहाँ लगा हुआ है इसका, यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, मतलब इफ का पूरा पार्ट कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक, ये इफ के अंदर आ रहा है पूरा पार्ट। अब जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा तो सीधा सीधा आपके यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, तो c इक्वल टू 200 आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200, ठीक है। अब चूंकि b की वैल्यू 300 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये फॉल्स हो चुकी है कंडीशन, तो b की वैल्यू यहाँ पे 100 रह ही गई थी। तो आपके यहाँ पे b बराबर तो हो जाएगा 100 और c बराबर हो जाएगा 200। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये मेन फंक्शन हो गया। अनसाइंड इंट, एक तो आपको रेंज पता होनी चाहिए, अनसाइंड इंट हो गई, शॉर्ट हो गई, कैरेक्टर हो गई, नॉर्मल रेंज भी और अनसाइंड के साथ भी, ये आपको रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इंट की, शॉर्ट की, फ्लोट की, कैरेक्टर की, इन सब जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं इन सब की तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, आपको पता है कि जो इंटीजर होती है उसकी रेंज कितनी होती है, 32,768 माइनस के, इससे लेके 32,767 प्लस के, ठीक है। ये प्लस वाला पार्ट हो गया, तो ये इसकी रेंज होती है इंटीजर की। तो यहाँ पे हम 2 बाइट वाले इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कई कंपाइलर्स होते हैं जो इंटीजर को 4 बाइट का मान के चलते हैं, हम उन कंपाइलर्स की बात नहीं कर रहे, हम 2 बाइट वाले इंटीजर को, यहाँ पे इंटीजर को 2 बाइट्स का मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया, अज्यूम 2 बाइट इंटीजर, उसी हिसाब से पूरा कोड रन हो रहा है। अब यहाँ पे जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो रेंज क्या होती है, अनसाइंड इंट की रेंज होती है दोस्तों 0 to 65535। अब सपोज मैं इसमें +1 कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी, 536 नहीं होगी दोस्तों, ये लूप की तरह चलता है। तो जैसे आप अगर इसमें प्लस मैं 1 कर दूंगा तो वापस से 0 हो जाएगी वैल्यू। बस यही लॉजिक आपको पता होना चाहिए और ये पूरा कोड इसी लॉजिक पे बेस्ड है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। वाइल लूप के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे इंट आई के अंदर वैल्यू किसकी आ रही है, 65535। अब वाइल में क्या लिखा हुआ है, आपको मैंने 2 चीज़ बताई है, प्लस प्लस का मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर बाद में लगे तो, और अगर ये प्लस प्लस पहले लग जाए तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हमेशा ध्यान रखना जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, आई प्लस प्लस नॉट इक्वल टू 0। जब भी ये प्लस प्लस बाद में आएगा किसी भी वेरिएबल के, इसका मतलब है ये वैल्यू बाद में एग्जीक्यूट होगी, पहले कंडीशन देखेंगे, पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होगी देन ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू क्या है 65,535, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, और ये बिल्कुल सही बात है, ये इसके बराबर 0 के बराबर थोड़ी ना। तो वाइल के अंदर ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अभी हमें वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करना, वाइल के अंदर ये ट्रू हो गया तो क्या जाएगा, सीधा लूप जाएगा प्रिंट पे। तो प्रिंट पे क्या छापेगा, %d प्लस प्लस आई, ठीक है। क्या छापा, %d प्लस प्लस आई। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आई प्लस प्लस, आपको अभी मैंने क्या बताया कि ये वाला जो आपका बचा हुआ है पार्ट, सबसे पहले इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका 65535 है, ये जो प्लस प्लस था ना, ये इसमें +1 ऐड करेगा और इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। मैंने आपको पहले बताया अगर 65535 में आप 1 ऐड करोगे तो ये 0 बन जाएगा। जैसे ही ये इसको 0 बना देगा, अब कंडीशन यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ में क्या देख रहे हो आप, प्लस प्लस आई का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। तो यहाँ पे प्लस प्लस आई का मतलब एक और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो ये लूप कब टर्मिनेट होता है, ये वाइल पूरा ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये वाइल का मैंने बक्सा बना दिया, लूप जब टर्मिनेट होता है जब वैल्यू फॉल्स हो जाए। अब ये 1 क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे
यहाँ पे कितना बन चुका है, 1 बन चुका है। अब ये 1 चेक होगा यहाँ पे, तो 1 जाएगा यहाँ पे, तो मतलब 1 प्लस प्लस नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 है, तो पहले इस प्लस प्लस को तो इग्नोर कर देंगे। तो क्या 1 0 के बराबर नहीं है? बिल्कुल सही बात है, 1 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जैसे ही आप जाओगे नीचे, तो ये वाला प्लस प्लस और ये वाला प्लस प्लस ऐड होके क्या बन जाएंगे, 3। तो इस तरह ये लूप चलता जाएगा, 1 3 5 7 9। तो इस तरह जो है ये विषम संख्या का लूप चलता जाएगा, और ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 में ए ऑप्शन, इनफाइनाइट लूप। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये आपकी हेडर फाइल हो गई, इंट मेन। ठीक है, इसके बाद इंट x इक्वल टू 3, फ्लोट y इक्वल टू 3.0, इफ x डबल इक्वल टू y, तो प्रिंट करा दो आप x एंड y आर इक्वल, नहीं तो इसके अलावा प्रिंट करा दो एल्स में आप x एंड y आर नॉट इक्वल, और इसके बाद रिटर्न 0। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। सी में जब आप पढ़ोगे ना तो टाइप कास्टिंग पढ़ोगे। टाइप कास्टिंग होती है 2 टाइप्स की। ठीक है, टाइप कास्टिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला तो होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। बस अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है तो ये वाला कोड आपका हो जाएगा। आप देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप देखोगे 3 और 3.0 ये दोनों समान नहीं होते, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 3 और 3.0 में डिफरेंस है दोस्तों, ये समान नहीं है। तो जब आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर जाओगे तो क्या दिख रहा है आपको, x डबल इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे x तो क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से अगर ये लॉजिक देखा जाए तो यहाँ पे एल्स आना चाहिए, तो x एंड y आर नॉट इक्वल आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग अप्लाई हो जाएगी। कंपाइलर क्या करता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ें दिखती है ना उसको, तो वह एरर देने के बजाय क्या करता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कर देता है। मतलब x, ये जो इंट x दिख रहा है ना आपको, इस इंट x को वो क्या बना देगा, इस x को फ्लोट की वैल्यू बना देगा। ठीक है, फ्लोट। तो फ्लोट में जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो 3 क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 3.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3.0 इसको एक्चुअल में कंपाइलर कैसे पढ़ेगा, 3.0 इक्वल 3.0 जो कि ट्रू है। और यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x एंड y आर इक्वल। तो आउटपुट ये आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा अभी ऑनलाइन कंपाइलर पे, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं पूरे क्वेश्चन करा दूँ, उसके बाद सारे आपको कोड्स एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो x एंड y आर इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइपकास्ट हुआ है, और कई बार हम खुद से टाइपकास्ट करते हैं उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। इसको आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट इन सी लैंग्वेज कैसे होते हैं। इसकी पूरी टेबल होती है, इसमें प्रेसिडेंस होता है पूरा, सबसे छोटा कौन सा होता है, छोटे से बड़े की ओर आपको देखना है। ठीक है, जैसे जो छोटा होगा ना उसको बड़े में बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंट है उसकी यहाँ पे आप कह सकते हैं उसकी औकात थोड़ी कम है, तो इंट को बदलना पड़ गया फ्लोट में। अब फ्लोट से ऊपर क्या होता है, रियल होता है, ठीक है, डबल होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब इसकी पूरी टेबल आप वहाँ पे जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन। ओके, यहाँ पे एरे दे रखा है इंट एक, तो एरे की वैल्यू क्या है, मतलब 5 वैल्यू है एक एरे में, और यहाँ पे आपको पता है 5 किस पोजीशन पे है, ए ऑफ 0। ठीक है, फिर 1 किस पे है, ए ऑफ 1 पे है, फिर 15 किस पे है, ए ऑफ 2 पे है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ए ऑफ 0 पे क्या है, 5 है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, ए ऑफ 0 पे है 5, ए ऑफ 1 पे है 1, और ए ऑफ 2 पे है आपका 15। इससे काम चल जाएगा आपको बस। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, डिक्लेयर कर दिए 3 वेरिएबल्स आई, जे और एम। ठीक है, 3 वेरिएबल, आई इक्वल टू प्लस प्लस ए। अगेन ये हो गया आपका जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे असाइनमेंट भी हो रहा है और इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो अगर प्री इंक्रीमेंट हो जाए तो वैल्यू पहले ऐड होगी उसके बाद असाइन होगी। तो यहाँ ए ऑफ 1 में क्या है, ए ऑफ 1 में है 1। ठीक है, इसमें पहले एक ऐड होगा यानी बन जाएगा 2,
तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी दोस्तों, इस स्टेटमेंट में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इस स्टेटमेंट में। अब हम आते हैं जे इक्वल टू ए ऑफ 1 प्लस प्लस। ठीक है, तो जे, अब ये है पोस्ट ऑपरेटर। पोस्ट ऑपरेटर में क्या होता है, पहले असाइन होती है फिर इंक्रीमेंट होता है। तो ए ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, ए ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है, 2 है। तो जे की एक्चुअल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये प्लस प्लस है ना, ये बाद में एग्जीक्यूट होगा, आपको पता चल जाना चाहिए यहां से कि अब जे के अंदर अभी क्या जा चुका, 2 जा चुका, जे के अंदर 2 जा चुका। लेकिन ये प्लस प्लस आपको पता है, ये प्लस प्लस क्या होता है, बाद में एग्जीक्यूट होता है, तो इंक्रीमेंट बाद में होता है इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पे। तीसरा क्या है, एम इक्वल टू ए आई प्लस प्लस। तो एम बराबर ए, अब आई की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 प्लस प्लस एक तरह से हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये पहले वर्क करेगा, बाद में ये इंक्रीमेंट वर्क करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एम के अंदर क्या आ जाएगा, ए ऑफ 2 पे क्या लिखा हुआ है, 15। ठीक है, तो एम के अंदर क्या आ जाएगा, ए ऑफ 2 पे है 15, तो एम के अंदर आ जाएगा 15। ठीक है, अब चूंकि आई की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है तो वो बढ़ेगी वैल्यू, तो आई की वैल्यू 2 है, प्लस प्लस हो रखा है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आई बराबर क्या हो जाएगा लास्ट में, आई बराबर हो जाएगा 3, जे बराबर रह जाएगा 2 और एम बराबर हो जाएगा 15। ये इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं इसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, जो कि कई बार पूछ लेते हैं, तो वो आपको, अगर उसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी तो आपका एरर आ जाएगी, मतलब आप दूसरा ऑप्शन टिक कर दोगे, आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉइड मेन। हाँ देखो इसमें क्या बोल रखा है, इंट ए बराबर बी बराबर सी बराबर 10 है। तो बताइए क्या ये सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे बी और सी दोनों क्या हुए हैं, डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो डिक्लेरेशन की एरर आ जाएगी, डिक्लेरेशन की एरर आ जाएगी। यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं हुआ है बी और सी का, इसलिए यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर आएगी। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आएगी। अगर इसको ऐसे लिखा जाता, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, तो इसमें एरर नहीं आती है, बिल्कुल सही चलता। लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन की एरर आएगी। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एज ए होमवर्क समझ लो इसको। इसका आउटपुट आप मुझे बताइए, इसमें एरर आएगी या कोई और आउटपुट आएगा या बी और सी में से कोई आएगा। मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। ये एक आपका एरे है, एरे के अंदर वैल्यू क्या है, 10 20 30 40 50, मतलब 5 वैल्यूज़ कंटेन करता है ये एरे। और इस एरे को मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक पोजीशन को प्रिंट कराया, तो इसमें क्या आपका आउटपुट आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और विद रीज़न बताना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अगर एरर आ रही है तो बताना एरर क्यों आ रही है, कोई भी इसमें से आउटपुट नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, विद रीज़न बताना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें समझा दूंगा ये वाला कोड, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। सो अब हम चलते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार दिखाना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। हम सीधा चलते हैं, मैंने पहला आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, दूसरा कोड पे आते हैं, दूसरे वाले पे। इसको कॉपी करना है डायरेक्टली और सीधा हमें चलना है यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इट डजंट मैटर, इसमें राइट आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि लूप कैसे चल रहा है, लूप यहाँ पे कैसे चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट एफ है, इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब सी एच के अंदर 0 चला जाएगा, 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स का मतलब एल्स और एल्स का मतलब यहाँ पे इट डजंट मैटर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमने एग्जीक्यूट कर दिया। थर्ड वाला एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 टाइम्स प्रिंट हुआ है, इसलिए ऐसा वहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखेगा आपको। फोर्थ पे चलते हैं, इसमें आपका आंसर मैंने 6 बताया, देखते हैं 6 आ रहा है नहीं।
ये मैंने इसको रन करा कोड को, तो यहाँ पे आपको दिख गया आउटपुट आ गया 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट है b बराबर 100 और c बराबर 200, क्योंकि यहाँ पे जो ये है इफ़ कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो b बराबर 300 पे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे b इक्वल टू 100 एंड c इक्वल टू 200 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 6th वाले कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये इनफाइनाइट लूप पर चलता ही जाएगा, देखना दोस्तों। ठीक है, देखो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये इनफाइनाइट लूप बन चुका है और ये चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप हमने आंसर करा था इसका राइट आंसर। ठीक है, इनफाइनाइट लूप। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई आर इक्वल आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। जब इसको रन करा तो एक्स एंड वाई आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मैं आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। कैसे होती है देखो, इंट नंबर है, नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का है, 1 है। कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप का k है। अब आपको पता है अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो कंपाइलर, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे एरर देगा कंपाइलर, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपाइलर ने क्या किया, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दी और इस कैरेक्टर को इंटीजर में बदल दिया। तो आपको पता है जो k की आस्क की वैल्यू होती है, यानी इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 107। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 108 आ जाएगी, एरर नहीं आएगी। तो k+1 होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 108 आएगी। इस चीज़ को याद रखना, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी में। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना। गीक स्क्वायर अच्छे से दे रखा है, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोड पे, कोड नंबर 8। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा आना चाहिए 3, 2 एंड 15, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर आना चाहिए। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपका आ गया 3, 2 एंड 15। ठीक है, और मैंने आपको अच्छे से इसका लॉजिक समझा दिया कैसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं हुआ है प्रॉपर। तो देखो यहाँ पे एरर देखो क्या दे रखा है, B एंड C आर नॉट डिक्लेयर्ड, B अनडिक्लेयर्ड। ठीक है, C अनडिक्लेयर्ड। तो जैसे मैंने बताया A तो डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे B और C नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पे कंपाइलर एरर दे देगा। तो ये आपका हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका एक तरह से होमवर्क है। कमेंट सेक्शन बताइए, या तो आप खुद से इसको एग्जीक्यूट करके देख लेना तब बता देना, लेकिन इसका लॉजिक समझो आप, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बता देना। मैं और ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, जिनमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और वो टफ भी होते हैं थोड़े, तो मेरे पास उनका कंपाइलेशन पड़ा है, तो मैं सारे वो आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन बता देना। अगर नेक्स्ट वीडियो इसी की चाहिए तो कोडिंग वाली, नहीं तो हमारी जो है रेगुलर वीडियोज़ में डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।